गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम फरीदाबाद जिले को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहां पर हमने कल फरीदाबाद जिले को छोड़ा था, उन्हीं बातों से कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे। और फरीदाबाद में लास्ट में हमने डिस्कस किया था मंदिरों के बारे में कि फरीदाबाद जिले के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन मंदिरों के बारे में हम पढ़ चुके थे। और मंदिरों को पढ़ने के बाद आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मेलों की। बच्चों, तो मेले होते क्या हैं? जहां पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसी को मेला बोल दिया जाता है। तो फरीदाबाद के अंदर काफी फेमस मेले हैं। सबसे फेमस मेला सबसे पहले पढ़ते हैं और वो है सूरजकुंड मेला। आप लोगों ने खूब सुना भी होगा। बिल्कुल, ये हमने मंदिरों तक चर्चा की थी। मंदिरों के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे मेलों की। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। सभी को राम राम। कमल, पवन, विनय, प्रमिला, सचिन, करतार, सुनील, स्विता, विशाल, सुनील, करतार, राजविंदर, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम नमस्कार। चलेगा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हेडिंग डालिएगा मेले। हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की। सबसे पहला जो प्रसिद्ध मेला होगा यहाँ पर वो होगा बच्चों सूरजकुंड मेला। दिल्ली के साथ लगता हरियाणा के फरीदाबाद जिले का अक्षेत्र है सूरजकुंड। और यहाँ पर फरवरी के महीने में जिस मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष उसे बोलते हैं सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ होगा? ये सूरजकुंड के अंदर ही होगा। सूरजकुंड फरीदाबाद। ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में किया जाता है। प्रतिवर्ष फरवरी महीने में। बच्चों, जिस भी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता हो तो उसका आपको पहली बार आयोजन का पता होना चाहिए। और पहली बार जो ये मेला आयोजित किया गया था वो कब किया गया था? 1987 के अंदर, 1987 के अंदर पहली बार इस मेले का जो आयोजन है वो कब किया गया था सर? वर्ष 1987, 1987। और 1987 के अंदर जब इस मेले का आयोजन किया गया था तो ये मेला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आयोजित किया गया था। तो पहला इसका जो आयोजन था वो कैसा था? जिला स्तरीय था। जिला स्तरीय का मतलब है फरीदाबाद जिले के ही लोग इस मेले के अंदर पहुंचे थे। बच्चों, अगले ही साल इस मेले को अपग्रेड किया गया और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठा के स्टेट लेवल का किया गया, मतलब राज्य स्तरीय। तो ध्यान रखना है कि राज्य स्तरीय मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? राज्य स्तरीय का मतलब है कि हरियाणा के फरीदाबाद के अलावा बाकी जितने और जिले उस समय हुआ करते थे उन जिलों ने भी इस मेले के अंदर शिरकत करना शुरू किया था। तो राज्य स्तरीय मेले की जो शुरुआत है बच्चों वो हुई थी 1988 के अंदर। एक एक शब्द जब जोड़ दिया जाता है स्टेटमेंट में तो आंसर बदल जाता है।
जब आपसे पूछ लिया जाए कि सूरजकुंड मेले की राज्य स्तरीय शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी, तो ज्यादातर बच्चे 1987 आंसर दे के आएंगे, क्योंकि उन्होंने रट लिया है। लेकिन पढ़ाई के अंदर रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, चीजों को समझना है, किस प्रकार की स्टेटमेंट दी गई है एग्जामिनर के द्वारा, उसी स्टेटमेंट को ठंडे दिमाग से पढ़ के ऑप्शन चेक करके आपको आंसर देना होता है। तो राज्य स्तरीय मेले की जो शुरुआत हुई वो बच्चों हुई 1988 के अंदर, वर्ष 1988, मतलब पूरा हरियाणा राज्य इस मेले के अंदर गया था। बच्चों राज्य स्तरीय से भी, स्टेट लेवल से भी इसको अपग्रेड किया गया और इसको नेशनल लेवल पे लाया गया, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय स्तरीय। राष्ट्रीय स्तरीय मेले की शुरुआत, और राष्ट्रीय स्तरीय मेले की जो शुरुआत हुई वो बच्चों 1988 से अगले साल 1989 के अंदर हुई, वर्ष 1989। राष्ट्रीय स्तरीय का मतलब है कि अपने देश के जितने भी राज्य थे हरियाणा के अलावा, उन्होंने भी यहां पर पार्टिसिपेट करने का काम किया। और जिस राज्य को इस मेले का आयोजन करने वाले अधिकारियों ने सबसे पहले इनवाइट किया था, जिसको बच्चों इनविटेशन दिया था कि आप इस मेले के अंदर आइएगा, हम इस मेले को अपग्रेड कर रहे हैं और सबसे पहले आपको मौका दे रहे हैं इस सूरजकुंड मेले के अंदर पधारने का, वो राज्य है हरियाणा का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य। और हरियाणा का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ हरियाणा की 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है, नाम उसका राजस्थान है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रथम थीम राज्य जिसको इनवाइट किया जाएगा उसे थीम राज्य बोलेंगे। और बच्चों जो किसी कार्यक्रम के अंदर इज्जत के साथ शामिल हो जाता है तो वो उस कार्यक्रम का पार्टनर भी बन जाता है। थीम राज्य के अलावा उसे हम क्या बोल देंगे, पार्टनर स्टेट बोल देंगे, ठीक है। और मेरे बच्चों जिसको इनवाइट किया जाता है तो सारे के सारे लोगों का फोकस उसी के ऊपर होता है। तो जब राजस्थान को इनवाइट किया गया होगा तो सभी लोगों का ध्यान राजस्थान के ऊपर रहा होगा, तो उसे बोल देंगे फोकस स्टेट। एक ही बात है, बस अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है। तो पहला थीम राज्य पार्टनर स्टेट या फोकस स्टेट रहा इसके अंदर राजस्थान। राजस्थान बच्चों, राजस्थान 1989 के अंदर इस मेले में आया था। और 1989 के बाद जब ये मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तो भारत के किसी ना किसी एक राज्य को इस मेले का आयोजन करने वाले अधिकारियों के द्वारा इनवाइट किया जाता है। कार्यक्रम ठीक चल रहा था। बात करते हैं 2009 की। 2009 में क्या होता है, 2009 में एक देश आता है और वो देश मेरे बच्चों इस मेले के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उस देश को हमने इन्वाइट नहीं किया था। तो ध्यान रखना है, इस मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश कौन सा होगा। इस मेले में भाग लेने वाला, इस मेले में भाग लेने वाला प्रथम बाहरी देश, इस मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश बना मेरे बच्चों मिस्र। मिस्र, और मिस्र को हम क्या बोल सकते हैं, इजिप्ट भी बोल सकते हैं, EGYPT, इजिप्ट, जिसकी राजधानी काहिरा है बच्चों। काहिरा, खार्तूम नदी के किनारे बसा हुआ है काहिरा, मिस्र की कैपिटल है। और मिस्र अपने एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और मिस्र बच्चों आता है इस मेले के अंदर कब, वर्ष 2009 के अंदर। जब 2009 के अंदर मिस्र इस मेले में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन हमने उसको इनवाइट नहीं किया था, तो इस मेले का आयोजन करने वाले अधिकारियों ने मिस्र की बच्चों मिस्र की प्रशंसा करते हुए, मिस्र को देखते हुए आगे एक फैसला लिया कि हम अपने हरियाणवी कल्चर को, हम अपनी भारतीय संस्कृति को सिर्फ भारत में ही नहीं रखेंगे, बाकी दूसरे देशों में भी फैलाने का काम करेंगे। और मिस्र की कार्यशैली को देखते हुए इस आयोजन करने वाले अधिकारियों के दिमाग में आइडिया आया कि जिस तरीके से हम पहले इस मेले के अंदर एक राज्य को बुलाते आए हैं, मिस्र ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, हम आगे एक देश को भी बुलाया करेंगे। और उस देश को बुलाया जाना शुरू किया जाता है। और सबसे पहला जो देश बुलाया जाता है बच्चों, वो 2012 के अंदर
थाईलैंड बुलाया जाता है। मिस्र को इनवाइट नहीं किया गया था। मिस्र की कार्यशैली को देखते हुए आयोजन करने वाले अधिकारियों के दिमाग में यह आइडिया आया था, जैसे पहले हम इस मेले के अंदर एक राज्य को बुलाते हैं, आगे हम एक देश को भी बुलाया करेंगे, ताकि भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले। और बच्चों, पहला जो देश बुलाया गया जिसे हम इनवाइट करेंगे उसे क्या बोल देंगे भाई? थीम बोल देंगे। प्रथम थीम देश। और जो थीम होता है जिसे इनवाइट कर देते हैं, वो कार्यक्रम में पार्टनर भी बन जाता है बच्चों, ठीक है, उसको बोल देंगे पार्टनर कंट्री। और उसी के ऊपर क्या होगा? सभी का ध्यान होगा, फोकस होगा, उसको बोल देते हैं फोकस नेशन। वो बना था कौन? थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, आप सभी ने सुना होगा थाईलैंड। और थाईलैंड आया था बच्चों कौन से साल? 2012 के अंदर। 2012 के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर इससे पहले मिस्र भी तो आ चुका है, लेकिन मिस्र आ चुका है तो मिस्र की स्टेटमेंट में मैंने एक वर्ड यूज किया है, बाहरी देश। अब थाईलैंड भी है तो बाहरी, लेकिन इसको हमने इनवाइट किया है, इसको हमने इज्जत के साथ बुलाया है मेरे बच्चों। मिस्र को हमने इनवाइट नहीं किया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके गांव में यदि किसी की शादी है और आपके घर इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन आप अकेले नहीं जाना चाहते, तो आपका मन करता है मैं मेरे दोस्त को भी ले चलूं, तो मेरे बच्चों आप और आपका दोस्त शादी में जाओगे, खाना दोनों खा के आओगे, लेकिन आपका जो दोस्त होगा ना, उसको हमेशा एक बात का डर लगेगा, कहीं शादी वाले मेरे को पहचान ना ले। समझ में आई ना बात? कहने का मतलब, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिसको इनविटेशन देते हैं, वो उस कार्यक्रम के अंदर क्या हो जाता है? पार्टनर हो जाता है। आपका इनविटेशन आया है किसी की शादी का, तो उस शादी का आप क्या है? हिस्सा हैं। लेकिन एक जिसका इनविटेशन आया नहीं, आप उसको लेके जा रहे हो साथ में, तो खाना तो दोनों लोग खा के आएंगे, सीधी सी बात है, लेकिन एक इज्जत के साथ खाना खाएगा, एक डर डर के खाना खाएगा। तो जिसको इनविटेशन मिलता है उसको पार्टनर बोलते हैं, और मेरे बच्चों जिसको इनविटेशन नहीं मिलता उसे बाहरी बोलते हैं। मिस्र को हमने कोई इनविटेशन नहीं दिया था, इसने पार्टिसिपेट किया, हमने चुपचाप यहां आने के बाद उसकी इज्जत कर ली, और ये पहला बाहरी देश बना था मिस्र। दोनों बातों में डिफरेंस होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जब आपसे पार्टनर कंट्री पूछे तो थाईलैंड बोलेंगे, बाहरी देश पूछे तो मिस्र बोलेंगे, साल पूछे तो मिस्र 2009 में, थाईलैंड पूछे तो साल 2012 में। समझ में आई बात? कोई डाउट? चलेगा। अब यहीं से मेरे बच्चों फैसला लिया जाता है कि इस कार्यक्रम को हम रुकने नहीं देंगे, हर साल हम एक एक देश को इनवाइट किया करेंगे। और बच्चों 2013 से लगातार फिर एक देश को इनवाइट किया जाता है, और 2013 में इस मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। तो ध्यान रखना है, मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। तो समझना बड़ा जरूरी है भाई, वरना क्वेश्चन आता आता भी गलत कराओगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी आपको समझाएगी नहीं, वो सिर्फ आपको रटवाएगी। यदि आप अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो सिर्फ चीजों को आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं आता है, ठीक है, पढ़ती तो पूरी दुनिया है। तो पढ़ने के साथ साथ चीजों के ऊपर चीजों को हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कब प्राप्त हुई? 2013 में, वर्ष 2013 में प्राप्त, ठीक है बच्चों। ये लगातार मेला लगता रहा। 2020 का साल आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने में, और ये मेला आयोजित किया जाता है फरवरी के महीने में। तो इसका मतलब है कि जिस साल लॉकडाउन लगा था उस साल भी ये मेला आयोजित किया जा चुका था। और वो जो मेला था बच्चों 2020 के अंदर, वो कौन सा मेला था? वो 34वां सूरजकुंड मेला था। वो 34वां सूरजकुंड मेला था। चौतीसवां सूरजकुंड मेला 2020।
फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस 34वें सूरजकुंड मेले के अंदर यदि हम बात करें थीम राज्य कौन सा रहा था, तो ये पेपर में आपसे शायद पूछा भी गया था सीईटी के अंदर। थीम राज्य रहा था बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और यदि हम बात करें थीम देश की, थीम कंट्री की, पार्टनर कंट्री की, फोकस नेशन की, वो रहा था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। 34वां सूरजकुंड मेला। अब मेरे बच्चों 2021 का जो मेला था वो आयोजित नहीं किया जा सका, क्योंकि एक डर था कहीं कोरोना वापिस ना लोगों के अंदर फैल जाए, है ना। तो फिर 2021 के अंदर आयोजित नहीं किया गया। फिर 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया बच्चों, और 2022 के अंदर जो आयोजन होगा वो होगा 35वां सूरजकुंड मेला। 35वां सूरजकुंड मेला 2022। और इसके अंदर आपका जो थीम राज्य रहा, थीम राज्य, पार्टनर स्टेट या फोकस स्टेट, वो रहा मेरे बच्चों J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और हम बात करें थीम देश की, थीम देश या फोकस नेशन, बच्चों सबसे पहले इस 35वें सूरजकुंड मेले के लिए जिसको इनवाइट किया गया था वो यूके था, यूनाइटेड किंगडम था, इंग्लैंड था। लेकिन इंग्लैंड ने बिल्कुल मेले से ठीक पहले, इस मेले के आयोजन से ठीक पहले यहां आने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कमजोर है, और यदि इंडिया के अंदर कोरोना के केस वापस आ जाते हैं तो हमारे यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो इंग्लैंड ने मेरे बच्चों इस मेले के अंदर आने से मना कर दिया। और उसके बाद हमने फोन किया किसको, उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान बेचारा गरीब सा देश, वो तैयार बैठा था। वो बोला कि हम अभी आए ना धो के, तुम मेले की तैयारी करो। और उज्बेकिस्तान इसके अंदर पहुंच जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यूके को आना था, यूके आ नहीं पाया, तो उज्बेकिस्तान आता है इस मेले के अंदर। यह है आपका 35वां सूरजकुंड मेला 2022, ठीक है बच्चों। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जो देश के 14वें राष्ट्रपति थे, और 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और 30 से ज्यादा देशों ने बच्चों इस मेले के अंदर पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो 30 से ज्यादा, इसीलिए तो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली हुई है। 30 से ज्यादा देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। तभी तो इसे अंतरराष्ट्रीय मेला हम बोलेंगे बच्चों, क्योंकि दुनिया के अन्य देश भी इस मेले के अंदर शिरकत करते हैं, ठीक है। और सूरजकुंड मेले के जो अन्य नाम हैं, सूरजकुंड मेले को हम और किन नामों से पुकारते हैं, तो अन्य नामों में ध्यान रखना, एक तो इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड मेले को किस नाम से पुकारा जाता है, अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट, अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। और दुनिया भर के क्राफ्ट्समैन यहां जब इकट्ठा होते हैं तो यहां बच्चों शिल्पकारों की भीड़ लग जाती है,
और भीड़ लगने के कारण इसे बोलते हैं शिल्पकारों का कुंभ। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, इसे शिल्पकारों का क्या बोला जाता है बच्चों? कुंभ कहा जाता है। ठीक है। एक बार ये मेला कैशलेस मेले के रूप में भी आयोजित किया गया, क्योंकि लोगों के पास कैश नहीं था, वो कैशलेस हो गए थे। और कैशलेस कब हुए थे? जब देश के अंदर नोटबंदी हुई थी मेरे भाई। तो नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी जहां तक मैं सही हूं 8 नवंबर 2016 को बच्चों नरेंद्र मोदी रात को टीवी पे आए थे और आके उन्होंने बोला था कि आज से देश के अंदर क्या रहेगा? नोटबंदी रहेगी। ठीक है। मतलब जो पुरानी मुद्रा है उसको बदला जाएगा, नए नए नोट छापे जाएंगे। और उसके बाद बच्चों लोगों के पास कैश नहीं बचा था, वो कैशलेस हो गए थे। और 2016 में नोटबंदी हुई तो 2017 का जो मेला लगा होगा, इस मेले में जाने वाले लोगों की जेब में कैश था ही नहीं, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इस मेले को कैशलेस मेला। और ये कैशलेस मेला कब आयोजित किया गया? 2017 में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो ये है आपका सूरजकुंड मेला। यहां से एक पक्का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी जो मेला आयोजित किया जाएगा नए साल 2023 में फरवरी के महीने में, भाई वो 36वां सूरजकुंड मेला होगा। कौन सा होगा? 36वां सूरजकुंड मेला होगा। ठीक है। ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, ब्रिटेन नहीं है। चलेगा, डन हो चुका है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगला जो मेला है, एक और मेला तुम यहीं पे पढ़ लो। ठीक है। यही दो मेले हैं, बाकी यहाँ कोई और ज्यादा फेमस मेले नहीं है। बाकी दो नहीं है, एक और याद आ गया भाई, एक और बताऊंगा फिर। चलो, दूसरा जो मेला है यहाँ, वो है कनुआ का मेला। कनुआ का मेला, कनुआ का मेला कहाँ लगता है मेरे बच्चों? गाडोता गांव के अंदर। जहां पर भी मैं गांव बोलूं, गांव याद रखिएगा, गाडोता गांव के अंदर। तीसरा जो मेला है वो है पंखा मेला। अब ये मेला तुम लोगों ने नहीं सुना होगा ना, पंखा मेला। और बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि पंखा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप लोगों को बोल देना है फरीदाबाद के अंदर। एक पंखा मेला है, एक बैलून मेला है। बैलून मेला गुड़गांव के अंदर आयोजित किया जाता है और पंखा मेला फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है। पंखे का मतलब क्या है? पंखे का मतलब है यहाँ पर बड़े बड़े बिजने। गांव में रहते हो आप सारे के सारे, और बिजने तो तुम जानते होगे, गर्मियों में बच्चों जब गर्मी लगती है और लाइट ना हो तो फिर सहारा किसका है? बिजनों का सहारा है। तो बड़े बड़े बिजने लेके क्या करेंगे? दो धर्म के लोग दो लाइनें बनाएंगे। एक लाइन में हिंदू धर्म के लोग होंगे, एक लाइन में बच्चों मुस्लिम धर्म के लोग होंगे, मुसलमान होंगे। और दोनों लाइनों में जो भी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग खड़े हुए हैं,
उनके हाथों में बड़े बड़े बिजले होंगे और वो बच्चों सारे रास्ते चलेंगे, एक दूसरे की तरफ वो हवा करते चलेंगे। एक दूसरे की तरफ हवा करने का मतलब है कि हिंदू मुसलमानों को बोलेंगे कि तुम ठंडे रहना, शांत रहना, और मुसलमान भी बोलेंगे कि आप लोग भी शांत रहना, क्योंकि दोनों धर्म के लोग शांत रहेंगे तभी तो बच्चों भाईचारा बना रहेगा। किस किस के बीच? हिंदू मुस्लिम के बीच। तो ये जो मेला है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान रखना है, ये कौन सा मेला होगा हमारा? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता हेतु ये मेला आयोजित किया जाता है बच्चों। इसे पंखा मेला बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है भाई, ठीक है। कनवा का जो मेला है ना, ये गाडोता गांव में लगता है, लेकिन गाडोता गांव आज के समय पलवल में जा चुका है। लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, मैं ब्रैकेट में पलवल लिख देता हूं, इसीलिए तुम्हें बाकी इसके मेले नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज होंगे। मैं पलवल के अंदर आप लोगों का डाउट दूर करूंगा, ठीक है। जितने भी मेले फरीदाबाद के अंदर हम पढ़ते थे भाई, जैसे कान्हा गौशाला का मेला हम पढ़ते थे, बाबा उदासनाथ का मेला हम पढ़ते थे, बाबा उदासनाथ का मंदिर हम पढ़ेंगे, किताबों के अंदर ये फरीदाबाद मिलेगा। कनवा का मेला आपको फरीदाबाद में दिया मिलेगा, लेकिन अब ये गांव पलवल में जा चुका है। और पलवल बना था 21वां जिला, किससे अलग होके? फरीदाबाद से। और बच्चों फरीदाबाद से जब अलग हुआ है पलवल, तो ये जो गांव हम किताबों के अंदर फरीदाबाद जिले में पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम गांव अब किसका हिस्सा हो चुके हैं? पलवल का। तो ध्यान रखना, जब पलवल ऑप्शन में ना हो तो सारी की सारी बातें पलवल की ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, पंखा मेला प्रॉपर फरीदाबाद में लगता है। एक और मेला ध्यान रखना, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। मेरे बच्चों, कार्तिक सांस्कृतिक जो महोत्सव है, कार्तिक सांस्कृतिक जो महोत्सव है, ये आपका बल्लभगढ़ के अंदर आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष किया जाता है बच्चों, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष करता कौन है? इसका आयोजन करता है हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन। हरियाणा पर्यटन निगम इसका आयोजन करता है। और जब इसका भी आयोजन प्रतिवर्ष होता है, तो पहली बार आयोजन कब हुआ बच्चों? 1996 के अंदर। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? 1996, 1996 में। और आपसे यह भी पूछा जाता है ये कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में राजा नाहर सिंह जो पैलेस है, राजा नाहर सिंह पैलेस बल्लभगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं मेरे बच्चों फरीदाबाद के अंदर?
इन पर्यटन स्थलों में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है शेख फरीद का गुंबद। जिस बाबा फरीद के कारण इसका नाम फरीदाबाद है, इसका एक टॉम्ब है, एक गुंबद है बच्चों, उसे बोलते हैं शेख फरीद का गुंबद, और ये आपका फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है यहां पर एक झील जिसका नाम है दोज झील। दोज गांव का नाम है, और इस दोज गांव के अंदर बना हुआ जो जोड़ है पानी का बच्चों, वो जोड़ जिसमें पानी हो या वो जोड़ जिसमें पानी ना भी हो, उसी को हम झील बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि शहर में आके जोड़ बोलो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चों शहर वाले लोग जोड़ को क्या बोल देते हैं, झील बोल देते हैं। तो दोज झील है दोज गांव में, और दोज गांव है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव। काफी झील है यहाँ, क्योंकि अरावली क्षेत्र है फरीदाबाद के अंदर, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर अरावली क्षेत्र में काफी झील है। दो झील के बाद अगली झील याद रखिएगा निहारिका झील। ये गुड़गांव और फरीदाबाद रोड के ऊपर झील है आपकी, इसको कहा जाता है निहारिका झील। और मेरे बच्चों निहारिका झील कहाँ है सर, ये है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी झील भी है अरावली क्षेत्र के अंदर, जहां पर दिल्ली से आने वाले अमीर घराने के लड़के रात को पार्टी करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, ठीक है, शराब दारू पीते हैं, और उसके बाद उनका मन कर जाता है पानी के अंदर नहाने का, तो वो कपड़े उतार के झील में उतर जाते हैं। लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पाते, और बहुत सारे दिल्ली के अमीर घरानों के अमीर लड़कों की डूबने से बच्चों इस झील के अंदर जब हो जाती है मृत्यु, तो लोगों ने इस झील को बोलना शुरू कर दिया खूनी झील। कौन सी झील है, खूनी। हालांकि बच्चों झील थोड़ी खून करेगी, ठीक है, लेकिन बदनाम हो जाता है, पानी गलत काम करते हैं वो खुद। खूनी झील जो होगी बच्चों, ये अरावली पहाड़ी फरीदाबाद के अंदर होगी। तो लोगों ने बच्चों अन्य लोगों को बचाने के लिए इसका नाम ही खतरनाक रख दिया। ठीक है, ये खतरनाक नाम जो रखे जाते हैं ताकि आप गलत कामों से बच जाओ, इसलिए रखे जाते हैं। जैसे स्वर्ग, नरक, ठीक है, आप लोगों ने ना तो कभी स्वर्ग देखा होगा, ना आप लोगों ने कभी नरक देखा होगा। नरक तो हालांकि देख भी लिया होगा। नरक का मतलब है जहां भड़क ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी जिंदगी में ज्यादा भड़क है, सारा दिन वो डाउट में रहता है, सारा दिन वो भड़क में रहता है बच्चों, वो दुखी रहता है, तो नरक होता है इज इक्वल टू भड़क। समझ में आई बात। जैसे मंदिर और मेले मैंने आपको बताए थे कि मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है, तो नरक इज इक्वल टू भड़क होता है। और जिसकी जिंदगी में भड़क नहीं है, सुख शांति है, ठीक है, मौज मस्ती करता है, इसका मतलब उसने धरती के ऊपर ही क्या देख लिया, स्वर्ग देख लिया ना। स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप कितने भी गलत काम कर लेना हमेशा स्वर्ग में ही जाओगे, नरक है ही नहीं। क्यों नहीं है, आज तक आपने जितने भी लोगों को देखा होगा, चाहे समाज में कितने भी गंदे लोग हों जो मर चुके हैं, उनके घरों में जाके तुम देखोगे तो उनकी फोटो के ऊपर जो फूल की एक माला डाली गई होगी, तो उसकी फोटो के ऊपर साफ साफ लिखा जाता है स्वर्गीय दिस, स्वर्गीय बलराज, स्वर्गीय ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी फोटो के ऊपर तुम देखोगे नरकीय दिस। बच्चों नरक होता तो किसी ना किसी एक दो की फोटो के ऊपर तो नरक भी आता ना, ठीक है, और लोग बोलते हैं कि ज्यादातर लोग नरक में ही जाते हैं, तो नरक वाली फोटो ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक भी फोटो नरकीय नहीं मिलती है, हर जगह स्वर्गीय लिखा जाता है। इसका मतलब तुम कितने भी पाप कर लेना मेरे बच्चों, तुम नरक में नहीं स्वर्ग में ही जाओगे, क्योंकि नरक होता ही नहीं है, स्वर्ग ही होता है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन ये शब्द इसलिए खतरनाक बनाए गए हैं ताकि आप रास्ते से ना भटको, आप किसी का गलत ना करो, ठीक है, आप हमेशा अच्छे रास्ते पे चलो, इसलिए ये शब्द क्या है बनाए गए हैं। शब्द ही तो हैं जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं,
बच्चों एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। अभी मैं आपको कोई अच्छी बात बता दूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यदि मैं कोई ऐसा शब्द बोल दूं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि मैं आपको मोटिवेशनल वाले शब्द बोल दूं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जोश आ जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्दों का माया जाल है, बाकी कुछ नहीं है। आपकी डिक्शनरी में अच्छे शब्द होंगे तो आप आगे बढ़ोगे, आपकी डिक्शनरी के अंदर नेगेटिव शब्द होंगे तो आप बच्चों पीछे रह जाओगे। तो वही आदमी आगे बढ़ता है जिसकी डिक्शनरी में जो वर्ड कलेक्शन है, शब्दों का जो प्यारे बच्चों जाल है, शब्दों का जो संगठन है वो मजबूत हो। तो आप लोगों को भी हमेशा पॉजिटिव शब्द कलेक्ट करने हैं, नेगेटिव शब्दों से आप क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। समझ में आई बात? तो सारा का सारा मायाजाल किसका है, शब्दों का मायाजाल है। पारुल मैंने बताया तो है, गाड़ोता गांव पलवल में है। देख गुड़िया इतने बड़े बड़े लिख रखा है मैंने, ठीक है। चश्मा उतार के तो नहीं पढ़ रही है तू, गाड़ोता गांव पलवल में ही लिखा है, कहीं तुम चश्मा उतार के पढ़ रही हो? मैंने लिख दिया है पलवल। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। खूनी झील के बाद अगली झील है कौन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट झील है बच्चों, हरियाणा के अंदर ही, नाम है उसका बड़खल झील। और आपसे कोई पूछ ले कि बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल झील है मेरे बच्चों फरीदाबाद में। फरीदाबाद का कौन सा गांव है, ये बड़खल ही गांव है बच्चों। ये कौन से क्षेत्र में बनी हुई है, तो फरीदाबाद के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अरावली क्षेत्र कहलाएगा। और फरीदाबाद के अंदर इस अरावली क्षेत्र में दो छोटी छोटी पहाड़ियां थी, उनको काटकर इसका निर्माण 1947 में किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो किया गया था मेरे बच्चों वो 1947 में इसका निर्माण किया गया। दो छोटी पहाड़ियों को काटकर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की एक ऐसी झील बताओ जिसका निर्माण दो छोटी पहाड़ियों को काट कर किया गया था। तो आप लोगों को बोल देना है वो झील कोई और नहीं, फरीदाबाद की बड़खल झील है। बच्चों ये जब झील बनाई गई थी तो बनाए जाने के पीछे पर्पज क्या था, पर्पज था मेरे बच्चों फरीदाबाद के खेतों में सिंचाई करना, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती थी और जब भी वर्षा होती थी उस वर्षा के पानी को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने हेतु पहाड़ियों को काटकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया गया, उसी गड्ढे को झील बोलते हैं। सिंचाई के उद्देश्य से बच्चों इसका निर्माण किया गया था, इरिगेशन पर्पज से इसका निर्माण किया गया था। 1969 की बात है, 1969 के अंदर जब लोगों ने यहां पर ज्यादा जाना स्टार्ट कर दिया तो 1969 में हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करना पड़ा बच्चों, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा जिसके अंदर पानी ही पानी दिखाई दे, लोगों ने बच्चों देखने की दिलचस्पी दिखाई और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वर्ष 1969 में हरियाणा सरकार द्वारा इसे क्या घोषित कर दिया जाता है, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा स्थल घोषित कर दिया गया, इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बड़खल झील के बाद अगली है मयूर झील। मयूर झील या सूरजकुंड झील, मयूर झील या सूरजकुंड झील मेरे बच्चों, इसकी जो आकृति है ये सूरजकुंड के अंदर ही होगी। इसकी जो आकृति है ना वो अर्धचंद्राकार है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और तोमर वंश जब पढ़ाऊंगा, तो एक ऐसे तोमर राजा के बारे में बताऊंगा जो सूर्य भगवान की पूजा इतने प्यार से किया करते थे कि जब उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो सूरज की उपासना करने के कारण, सूरज भगवान को ज्यादा मान्यता देने के कारण बच्चों उस व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम ही क्या कर दिया था, सूरज कर दिया था, और अपने बेटे के नाम पर एक क्षेत्र बसाया, उसी को सूरजकुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूरजकुंड बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल नौकरी मिलेगी तो स्वर्ग मिल जाएगा, बिल्कुल यही है स्वर्ग नरक, ठीक है। धरती के ऊपर ही स्वर्ग और धरती के ऊपर ही नरक है, ठीक है। समझ में आई बात?
हाँ, आधा सवर्ग तो तुम्हें मिल चुका है क्योंकि मैं तुम्हें मिल चुका हूं, ठीक है, चलिएगा, ठीक। और जो गलत हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो बच्चों के लिए वो जगह नरक है, सीधी सी बात है, क्योंकि उनका पेपर नहीं होगा, वो मेहनत भी कर रहे हैं, उनके पास एरर फ्री कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो सही डायरेक्शन भी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो मतलब आधा सवर्ग तो तुम्हें यही मिल चुका है एग्जाम मंच पे, आधा सवर्ग तुम्हें पेपर के अंदर अच्छा जब स्कोर करोगे तब मिल जाएगा, और पूरा सवर्ग जब नौकरी लग जाएगी तब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि अच्छी घरवाली आ जाएगी ना, मतलब अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, यदि एक ऐसी लड़की से शादी हो जाएगी जो सारा दिन दिमाग खराब रखेगी, ठीक है, तुम्हारे ऊपर शक करेगी, तुम्हारे मोबाइल को चेक करेगी, है ना, तो इसका मतलब फिर स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी तुम्हें नरक की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरे बच्चों, कदम कदम पे स्वर्ग और नरक तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ नौकरी ही स्वर्ग नहीं है, नौकरी तो स्वर्ग का द्वार है, उसके आगे की जिंदगी जो है वो फिर पूरा का पूरा स्वर्ग तुम्हारा कैसा रहता है वो डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? तो ऐसा ही लड़कियों के साथ भी है, यदि अच्छा लड़का मिल जाएगा, यदि बच्चों घूंट घाट मारनी आ पाएगा तमने, ठीक है, शराब पीनी आ पाएगा तमने, ठीक है, तो रात में 11 बजे ठाओगा रजाई में तनुगा रोटी बना, तो इसका मतलब है नरक है भाई, स्वर्ग थोड़ी है, ठीक है। और जो ऐसा लड़का होगा वो बोलेगा कि चाल मैं भी हाथ बटवाऊं हूं, ठीक है, मैं बर्तन धोऊंगा तो रोटी बना, इसका मतलब लड़की के लिए क्या होगा, स्वर्ग होगा, ठीक है। तो स्वर्ग नरक सारे के सारे यहीं पे हैं। तो दोनों साइड है ये, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे भाई। कई बार क्या है, लड़कों के अंदर है ना अंग्रेजों वाले गुण आ जाते हैं, ठीक है, लड़कों के अंदर अंग्रेजों वाले गुण आ जाते हैं, इसलिए बेचारे वो फंस जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि आजकल सारे ही एक जैसे हो रखे हैं भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। मयूर झील के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर पर्यटन, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्या लिखवा रहा हूँ, होटल लिखवा रहा हूँ, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स लिखवा रहा हूँ बच्चों। एक है मेगा पाई, मेगा पाई पर्यटन स्थल, मेगा पाई पर्यटन स्थल। और यदि हम बात करें मेगापाई पर्यटन स्थल की, तो मेगापाई पर्यटन स्थल कहाँ होगा, फरीदाबाद के अंदर होगा। मेगापाई पर्यटन स्थल कहाँ होगा, फरीदाबाद के अंदर। अब हम बात करते हैं राजहंस होटल। अब राजहंस क्या है, पक्षी है भाई, ठीक है, राजहंस पर्यटन स्थल बोल सकते हैं, या राजहंस होटल बोल दो डायरेक्ट। राजहंस होटल कहाँ है, सूरजकुंड के अंदर है सर। राजहंस होटल के बाद नेक्स्ट है सनबर्ड मोटल। होटल और मोटल एक ही चीज है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, होटल में भी कमरे मिलेंगे, मोटल में भी कमरे मिलेंगे। सनबर्ड मोटल ये भी सूरजकुंड के अंदर है, ये भी कहाँ होगा सर, सूरजकुंड के अंदर होगा। नेक्स्ट है डिजाइन गैलरीज, एक और होटल है जिसका नाम क्या है भाई, डिजाइन गैलरीज। डिजाइन गैलरीज, ये भी आपका सूरजकुंड के अंदर है। नेक्स्ट है लेक व्यू पर्यटन स्थल। लेक व्यू पर्यटन स्थल, लेक व्यू पर्यटन स्थल कहाँ होगा, ये भी सूरजकुंड के अंदर होगा। तो कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद हम यहाँ पर एक दो और पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, जिसमें आपका होगा राजा नाहर सिंह पैलेस हम पढ़ेंगे, राजा नाहर सिंह पैलेस हम पढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा बच्चों। सर आप भी करते हो काम, मैं दुनिया से अलग थोड़ी हूँ भाई, ठीक है, करना पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन डेली तो नहीं करता हूँ, लेकिन करना पड़ जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, और करना भी चाहिए। लेकिन बर्तन बर्तन नहीं धोता हूँ, ठीक है, और बहुत काम है, जैसे
और क्या बताऊं तुम्हें है ना। तो घर घर की कहानी है ये, सिर्फ ये घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है बच्चों। यदि स्वर्ग का अनुभव लेना है तो पहले ही बातें मान लेनी चाहिए, उसी में भलाई है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है पवन कुमार, वो भी बताएंगे भाई, बताएंगे। नेक्स्ट है भाई राजा नाहर सिंह पैलेस। राजा नाहर सिंह पैलेस या महल बोल सकते हो, एक ही बात है। बच्चों ये है आपका बल्लभगढ़ के अंदर। ये आपका बल्लभगढ़ के अंदर है, और इसके निर्माण की हम बात करें तो राजा नाहर सिंह के जो वो पूर्वज रहे बलराम, बलराम के द्वारा ही मेरे बच्चों 1739 में इसका शुरुआती काम शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसका निर्माण सबसे पहले इसका निर्माण सबसे पहले वर्ष 1739 ईस्वी में बलराम जाट द्वारा किया गया था। बलराम जाट को बल्लू जाट भी बोल दिया करते थे। बलराम जाट को बल्लू जाट भी बोल दिया करते थे। तो बलराम जाट द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था बच्चों। ये राजा नाहर सिंह क्या है, पैलेस है। ठीक है, बाकी और कौन सा पर्यटन स्थल होगा यहाँ पे, हमने झील भी पढ़ ली है, सारी चीजें बाकी पढ़ ही ली है। यहाँ पर एक यहाँ पर अरावली गोल्फ कोर्स है, ये भी ध्यान रख लेना, बड़ा फेमस है भाई ये अरावली गोल्फ कोर्स। सर्दी बहुत खतरनाक हो रखी है ना। अरावली गोल्फ कोर्स लिखते हुए मेरे को पता चल रहा है कि सर्दी कैसी है। अरावली जो गोल्फ कोर्स है बच्चों, ये आपका फरीदाबाद के अंदर है, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। गोल्फ बच्चों दुनिया का सबसे महंगा खेल है, प्रदेश का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स। प्रदेश का सबसे बड़ा ये क्या होगा, गोल्फ कोर्स होगा। ठीक है भाई, लाइव क्लास में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है, लाइव का मतलब लाइव होता है। ठीक है, तो जो बच्चे लेट जुड़ेंगे उनको बैकवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड तो तुम कर कहाँ पाओगे जब मैं पढ़ाई लाइव रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास में होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड, या यूट्यूब का अलग सिस्टम है, यूट्यूब के ऊपर तो तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लेते हो। ठीक है, एप्लीकेशन उस पैटर्न पे नहीं है। अरावली गोल्फ कोर्स के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर एक खेल परिसर है, उसे बोलते हैं हरियाणा राज्य खेल परिसर। सेक्टर 12 फरीदाबाद के अंदर है ये, हरियाणा राज्य खेल परिसर।
ये सेक्टर 12 फरीदाबाद। नेक्स्ट है मेरे भाई राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। मेरे बच्चों इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और जो बच्चे फरीदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास में, वो अच्छे से जानते हैं कि फरीदाबाद शहर का जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के साथ लगती दीवार है राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नाम है मयूर स्टेडियम। मैं तुम्हें जगह भी बता रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे कि कहाँ पर है ये। फरीदाबाद शहर के बस स्टैंड के साथ दीवार लगती है इसकी। इसका दूसरा नाम है मयूर स्टेडियम। इसके बारे में हम खेल जगत में पढ़ेंगे वैसे तो सारा का सारा, लेकिन फिर भी बेसिक सी बातें तुम्हें बता देता हूं। आपसे पूछ लिया जाए इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था भाई, तो निर्माण गुरुजी किया गया था 1981 के अंदर, 1981। और यहाँ पर फिर पहला मैच हुआ। पहला जो मैच हुआ था वो इंटरनेशनल नहीं था बल्कि रणजी मैच था। यहाँ पर रणजी मैच भी खेले गए, दलीप ट्रॉफी का मैच भी खेला गया। क्रिकेट का स्टेडियम है तो मैच भी क्रिकेट के ही खेले जाएंगे। और पहला रणजी मैच खेला गया था 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। ये जो मैच हुआ था बच्चों, एक टीम तो थी हरियाणा की और दूसरी जो टीम थी जिसे हम मेहमान टीम बोलेंगे, ठीक है, मेहमान टीम थी बच्चों सर्विसेज। सर्विसेज और हरियाणा के बीच हुआ था ये मुकाबला और हरियाणा बहुत बुरे तरीके से ये मुकाबला हारा था बच्चों। तो जीत हुई थी किसकी, सर्विसेज की सर। ठीक है, यहाँ पर फिर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होता है 1988 के अंदर, वो बातें हम बाद में करेंगे। वर्तमान में ध्यान रखना है इसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर दोबारा से बनाया जा रहा है। वर्तमान में दोबारा से निर्माण, तो खट्टर सरकार ने बोला है कि यहाँ पर हम मैच आगे होता हुआ सभी को दिखाया करेंगे। और वर्तमान में दोबारा से इसका जो पुनर्निर्माण है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो खट्टर ने बोला है कि इसको बना दो तुम कौन से ग्राउंड की तर्ज पर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है बताओगे तुम कमेंट करके मेरे को। आधे बच्चे तो सिडनी ही बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है भाई, ठीक है, कैनबरा है। क्या है, कैनबरा। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की बात करेंगे, महान व्यक्तित्व की बात करेंगे बच्चों। कौन कौन महान आदमी पैदा हुआ है। महान व्यक्तित्व, चर्चा करें महान व्यक्तित्व की, तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। पहला ही ऐसा नाम है भाई जो आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है ये एक खिलाड़ी रही और एक बार ये ट्रेन से जा रही थी कहीं पर, तो बीच रास्ते में इनके साथ छीना झपटी की जाती है, लूट मार की जाती है और इनको चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। बच्चों उस दुर्घटना में इनका एक पैर भी चला जाता है। पूरी रात ये पटरी के पास पड़ी रही थी, किसी ने इनको संभाला नहीं था और फिर भी पूरी रात ये मेरे बच्चों उस दर्द से करहाती रही। और उसके बाद इसने फैसला ले लिया कि पैर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मंजिल तो मैं प्राप्त करूंगी। और इसने मेरे बच्चों एक पैर के सहारे ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया। अरुणिमा सिन्हा कौन है, अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, लेकिन इसकी जो शादी हुई वो मेरे बच्चों फरीदाबाद के अंतर्गत एक गांव आता है ताजूपुर। ताजूपुर गांव के लड़के के साथ इसकी शादी हुई। तो जहां पर शादी होगी वो इसकी ससुराल होगी और लड़की का संबंध ससुराल से भी होता है मेरे बच्चों। ऐसा नहीं होता है कि लड़की मायके से जाने के बाद ससुराल वालों को बोल देगी कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है।
संबंध और जन्म दोनों बातें अलग अलग होती हैं। जन्म धरती के ऊपर आदमी का एक ही जगह होगा, संबंध जहां जहां पर वो जाएगा, जिस जिस क्षेत्र से वो जुड़ता चला जाएगा, उसी जमीन से उसका संबंध बनता चला जाएगा। तो मेरे बच्चों, अरुणिमा सिन्हा का जन्म तो यूपी में हुआ है, लेकिन इसका संबंध ताजुपुर गांव फरीदाबाद से। क्यों? क्योंकि इनकी शादी ताजुपुर गांव फरीदाबाद के रहने वाले लड़के के साथ हुई। अरुणिमा सिन्हा कौन है? भारत की पहली दिव्यांग, अब विकलांग वर्ड हटा दिया है, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि विकलांग किसी भी व्यक्ति को ना बोला जाए जिसके शरीर का कोई अंग ना हो, उसे दिव्यांग बोला जाए। तो भारत की प्रथम दिव्यांग ये माउंटेनर है, पर्वतारोही महिला है, और एवरेस्ट को भी ये फतेह कर चुकी हैं। साथ के साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है, और इन्हीं की वो जबरदस्त लाइनें हैं जो आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों के मुंह से भी सुनते होंगे। और वो लाइन क्या है कि मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बच्चों, ये जो आपकी मोटिवेशनल लाइन है, जो आप हर जगह देखते भी होंगे सोशल साइट्स के ऊपर, बच्चों ये अरुणिमा सिन्हा की ही लाइनें हैं। ठीक है, तो भारत की प्रथम दिव्यांग पर्वतारोही महिला है अरुणिमा सिन्हा, फरीदाबाद से इनका क्या है, संबंध है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अभिनव लोहान। अभिनव लोहान, अभिनव लोहान जो हैं हिसार के अंदर पैदा हुए, लेकिन आजकल फरीदाबाद के अंदर रहते हैं। तो फरीदाबाद से भी इनका क्या होगा, संबंध होगा। जन्म इनका हिसार में हुआ, और ये प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। पेपर में पूछा गया था अभिनव लोहान का संबंध कौन से खेल से है, तो आप बोल देंगे कि गोल्फ खेल से ये संबंधित है। प्रसिद्ध गोल्फर हैं हरियाणा से अभिनव लोहान। अभिनव लोहान के बाद हम बात करेंगे मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा, बच्चों मोहित शर्मा बल्लभगढ़ से आते हैं। बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ किया जाना है, लेकिन किया नहीं गया है। और बल्लभगढ़ से आने वाले मोहित शर्मा एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। मोहित शर्मा के साथ साथ ध्यान रखना है अजय रात्रा। यदि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपने अजय रात्रा को पहले खेलते हुए देखा होगा पक्का। अजय रात्रा भी फरीदाबाद से आते हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं ये। आजकल तो नहीं खेलते, लेकिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम का भी ये हिस्सा रहे। तो पूर्व क्रिकेटर हैं अजय रात्रा। अजय रात्रा के साथ साथ यदि आप लोग क्रिकेट को और नजदीकी से जानते हैं, तो बच्चों एक और बेहतरीन खिलाड़ी जो आजकल बैन किया गया है क्योंकि मैच फिक्सिंग में ये फंस गए थे भाई साहब, नाम है अजीत चंदीला। अजीत चंदीला भी फरीदाबाद से हैं। आईपीएल के अंदर श्रीसंत और अजीत चंदीला जो है दोनों को बैन कर दिया गया था। और ये बॉलर हैं, स्पिनर थे। ये भी बच्चों क्रिकेटर रहे। नेक्स्ट है, यदि आप लोग म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, तो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर का जन्म, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोनू निगम। सोनू निगम के सॉन्ग तुम लोगों ने सुने होंगे, है ना मेरे बच्चों। सोनू निगम जो हैं ये प्रसिद्ध गायक हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ, फरीदाबाद के अंदर। और पूरा भारत ही जानता है इनको, तो प्रसिद्ध गायक हैं। मेरे बच्चों, स्टार्टिंग जो इन्होंने की थी सिंगिंग की, वो जगरातों में गाना शुरू किया था। जगरातों में बच्चों ये इन्होंने गाना स्टार्ट किया था। और जगरातों में इन्होंने सबसे पहले 3 साल की उम्र में एक भजन गाया था। वो भजन था पूत के पांव पालने में। तो पूत के पांव पालने में इनका क्या था, पहला भजन था मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत बड़े सिंगर हैं, तो इनका पहला भजन पूछा जा सकता है। प्रथम भजन है पूत के पांव पालने में, पूत के पांव पालने में। ठीक है, और ये पूत के पांव पालने में किसको दिखते हैं, गांव नहीं पांव। ये पूत के जो पांव है पालने में, ये माता पिता को दिखते हैं।
मेरे बच्चों, यदि तुम और इंटरेस्टेड हो सिंगरों को जानने में, तो आप लोगों ने सारे गामा पा यदि शो देखा है, जी टीवी के ऊपर चलता था, तो वहां जो जज हैं, वहां पर एक मोटी सी लड़की हट्टी कट्टी बैठी है, ऋचा शर्मा उसका नाम है। ऋचा शर्मा भी जगरातों में ही इन्होंने गाना स्टार्ट किया था। मतलब सबसे पहले जगरातों में गाना पड़ेगा, उसके बाद हम बड़े सिंगर बनेंगे, इससे तो यही प्रूव होता है। तो ये भी फरीदाबाद में पैदा हुई है ऋचा शर्मा, बहुत बड़ी बॉलीवुड क्या है, ये सिंगर है। ठीक है, हट्टी कट्टी मोटी ताजी है, बिल्कुल बॉलीवुड सिंगर है ये। और ये आपके नाम कब ध्यान आएंगे, जब इनका फोटो देख लोगे। यदि आप लोगों ने मेरे बच्चों अरुणिमा सिन्हा का फोटो नहीं देखा है, तो नाम कुछ समय के लिए बुला दिया जाएगा। ठीक है, फोटो कभी भी नहीं बुलाओगे, क्योंकि देखिएगा मैं डेली क्लास लेता हूँ, 150 घंटे पढ़ाऊंगा, तो लगातार आप 150 घंटे मेरे को देखोगे, तो मेरी जो फोटो है वो आप लोगों की आंखों में क्या है, बस जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, चाहकर भी तुम नहीं निकाल पाओगे। यदि 5 साल के बाद भी कोई संदीप श्रीवास्तव नाम लेगा, तो तुरंत तुम्हारी आंखें पहचान जाएगी। लेकिन ये जितने भी बच्चे हैं, करतार है, प्रीति है, पूजा है, सोनू है, उज्जवल है, जितने भी तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैंने आप लोगों की शक्ल नहीं देखी है, तो आज क्या चाहे 10 साल लगातार तुम्हारा नाम आता रहे, मेरे बच्चों मेरी आंखों के अंदर इमेज बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि आंखों ने कभी आपको देखा ही नहीं है। समझ में आई ना बात? तो चीजों को लंबे समय तक याद रखना है, तो हमें आंखों से दिखाना पड़ेगा। कोई भी चीज जो कानों को बार बार सुनाई जाती है, वो चीज लंबे समय तक याद रहती है, या वो चीज जो आंखों को एक बार दिखा दी जाए, तो आंखों में इतनी पावर होती है कि वो एक बार में ही क्या है, उसकी इमेज बना लेती है। ठीक है, दिमाग के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी पावर चीजों को याद रखने की मेरे बच्चों कान और आंखों की होती है। ठीक है, तो चीजों को समझो कैसे हम आसान बना सकते हैं। कपिल देव भाई कहाँ से है? कपिल देव जो भाई है, भाई तो नहीं है, वो बहुत बड़ा उम्र का अपना तो ताऊ लगेगा वो। कपिल देव जो है वो चंडीगढ़ में पैदा हुए थे भाई। ऋचा शर्मा के बाद है पारुल गुलाटी। पारुल गुलाटी तो रोहतक की है ना। तुलिका गांगुली है भाई, तुलिका गांगुली। अब तुलिका गांगुली भी फरीदाबाद से हैं। कहीं गांगुली नाम आते ही तुम मेरे बच्चों इसको क्रिकेटर बता दो। ठीक है, तुलिका गांगुली क्रिकेटर नहीं है। तुलिका गांगुली कौन है? तुलिका गांगुली है सिंगर, और साथ के साथ रियलिटी शो, रियलिटी शो भी ये करती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज का सेशन होता है कंप्लीट। दूसरे सेशन में मिलेंगे जल्दी ही। आप लोगों को कमेंट में बता दिया जाएगा जिन जिन बच्चों ने बैच परचेज कर रखा है, तो उन सारे के सारे बच्चों का एक ग्रुप बना रखा है। आप एप्लीकेशन में उस ग्रुप को देखते रहिएगा, मेरे द्वारा वहां पर जो भी अपडेट दी जाती है उसको चेक करके क्लास में आते रहिएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। अच्छा युक्ति एक बार भाई रुकियो रे एक बार। सोनिया बोल रही है सर पीपली चिड़ियाघर 1982 होगा। गुड़िया 1982 नहीं होगा। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, तुम लोगों से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तुम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी हरियाणा जीके खराब मत करो। ठीक है, वरना तो जैसे जैसे डाउट तुम लेके आते हो मेरे को, तुम और ज्यादा कंफ्यूज कर डालोगे ऐसे तो, है ना। 1982 नहीं है गुड़िया, ये छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं कभी डाउट में नहीं रहता, मैं तुम्हें जो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ पढ़ा रहा हूं, है ना। हाँ, तो ये आप ऐसे मत देखा करो। 19, तुम किताबें पढ़ते हो, तुम किसी के नोट्स पढ़ते हो, और उसके बाद तुम मेरे से क्रॉस वेरीफाई करते हो। मैं जो पढ़ाता हूं ये पढ़ने के बाद आप दूसरों से क्रॉस वेरीफाई किया करो। आप बोला करो कि सर ने हमें ये बताया है। यदि तुम मेरा नाम ले दोगे ना, तो सामने वाला मोहर लगा देगा कि हाँ ठीक ही बताया है। अब ये कोई मेरा ईगो नहीं है, ये कोई मेरा वो नहीं है, मैंने इसके ऊपर काम किया है। 5 से 6 साल मैं इस सब्जेक्ट के साथ रहा हूं, और बहुत बारीकी से बहुत टाइम देता हूं मैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, हाँ, तो आप डाउट मत। अब ये नहीं है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो मैं इरिटेट होता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों की आदत बदलना चाहता हूँ, और आदत ये है कि आप लोग डाउट में मत रहो। आप लोग माइंड को थोड़ा सा फ्री रखो, जितना पढ़ाता हूँ उसके ऊपर विश्वास करो तुम लोग। ठीक है, तुम बाकी जगह से पढ़ोगे,
हर जगह एक चीज को फॉलो करो। मैथ पढ़ते हो तो एक ही टीचर से पढ़ो, एक ही किताब पढ़ो, ठीक है। यदि आप 4-5 किताबों से मैथ को कवर करोगे तो आपका ना तो मैथ कवर होगा, आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। ऐसे ही हरियाणा जी के यूट्यूब के ऊपर पढ़ो, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो, सिर्फ एक को फॉलो करो। जो दो किश्तियों में चढ़ेगा, दो नावों में सवार करेगा, वो मंजिल पे नहीं जाएगा, वो बच्चों भटक जाएगा। एक एक चीज को फॉलो करो बस, ठीक है। एक बार एक चीज को अच्छे से फॉलो कर लोगे, कोई इश्यू तुम्हें आएगा नहीं, ठीक है। तो हरियाणा जीके में तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे से कोई गलती हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होती है, लेकिन जो गलती होती है वो मेरे को तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। जब मैं क्लास एंड करता हूँ तो सारा का सारा मेरा माइंड आज की क्लास का रिवीजन भी करता है कि मैंने आज की क्लास में कौन सी चीज, कौन सा सन कहाँ पर लिखवाया है, ठीक है। यदि कोई गलती हो भी जाएगी मेरे से तो आपको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगली क्लास में मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।